नमस्कार और स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के एक बहुत बहुत ज़रूरी चैप्टर पर, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। यकीन मानिए, ये चैप्टर फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल ही इस पूरे चैप्टर की नींव है। सवाल ये है कि आखिर हमें जंगल, पानी, कोयला, इन सब चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत ही क्यों है? क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को हम 5 हिस्सों में कवर करेंगे, एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे कि संसाधन प्रबंधन क्यों जरूरी है। फिर बात करेंगे जंगल और वन्य जीवन की। उसके बाद सबके लिए पानी, फिर कोयला और पेट्रोलियम, और आखिर में हम 3R और सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संसाधन प्रबंधन क्यों, मतलब ये हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है, इसकी नींव को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है ना, वो अनलिमिटेड नहीं हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। हमारी ज़रूरतें, हमारी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज ये तो फिक्स हैं, लिमिटेड हैं। तो इसके मैनेजमेंट के कुछ खास कारण हैं। पहला तो आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तो डिमांड भी बढ़ रही है। दूसरा, हमें ये देखना है कि इन संसाधनों का बंटवारा सबके लिए बराबर हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही इसका फायदा उठाएं। तीसरा, और बहुत जरूरी, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो कुछ छोड़कर जाना है ना? और आखिर में, जब हम इन संसाधनों को निकालते हैं, जैसे माइनिंग से, तो पर्यावरण को जो नुकसान होता है उससे भी कम से कम करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे एक सबसे कीमती खजाने की, हमारे जंगल और वाइल्ड लाइफ की। देखते हैं कि ये हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं और इन्हें बचाने की बात क्यों होती है। अब ये तस्वीर देखिए, जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है ना? ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, एक जीती जागती दुनिया है जहाँ लाखों जीव जंतु एक साथ रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन जंगलों पर किसका हक है? इनके भविष्य का फैसला कौन करेगा? और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी शब्द आता है, एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर्स या कह लें दावेदार। सीधे शब्दों में ये वो लोग या ग्रुप हैं जिनका जंगल और उसके रिसोर्सेज से कोई ना कोई लेना देना है, कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये टेबल 4 मेन स्टेक होल्डर्स को दिखाती है। पहले हैं लोकल लोग जो ईंधन, चारे और खाने के लिए जंगल पर निर्भर है। फिर आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब सरकार, जो इन जंगलों की मालिक हैं। तीसरे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्हें पेपर के लिए लकड़ी या बीड़ी के लिए तेंदू पत्ते जैसा कच्चा माल चाहिए। और चौथे हैं नेचर लवर्स, जो चाहते हैं कि जंगल जैसा है वैसा ही बना रहे। अब मजे की बात यह है कि इन चारों के इंटरेस्ट्स अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि सदियों से असल में जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो ही जंगलों की असली रखवाली करती आई हैं। भारत के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आम लोगों ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कमाल का साहस दिखाया। जैसे ये किस्सा साल 1731 का, अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 363 और लोगों ने राजस्थान में खिजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सोचिए, पेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना। ये दिखाता है कि भारत में पर्यावरण से जुड़ाव कितना गहरा रहा है। एक और बहुत फेमस उदाहरण है चिपको आंदोलन का। कहानी कुछ ऐसी है कि हिमालय के एक गांव में ठेकेदार पेड़ काटने आया। उस दिन गांव के सारे मर्द काम से बाहर थे, तो गांव की औरतें बिना डरे जंगल गईं और पेड़ों से चिपक गईं, उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने से पहले हमें काटना होगा, और नतीजा, ठेकेदार को हार माननी पड़ी। ये एक जबरदस्त कहानी है कि कैसे आम लोगों ने, खासतौर पर महिलाओं ने, अपने जंगलों को बचाया। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे रिसोर्स पर जिसके बिना जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती, पानी। चलिए देखते हैं कि कैसे हम ये पक्का कर सकते हैं कि सबको साफ पानी मिले। हमारी पवित्र नदी गंगा का हाल देखिए, 100 से भी ज्यादा शहरों की गंदगी, फैक्ट्री का कचरा, सब कुछ इसी में जा रहा है। पानी में एक बैक्टीरिया होता है, कॉलीफॉर्म, जो इंसानी गंदगी में पाया जाता है। इसकी मौजूदगी ये बताती है कि पानी कितना ज्यादा प्रदूषित है, और गंगा में इसका लेवल इतना ज्यादा है कि पानी बहुत ही खतरनाक हो चुका है। अब पानी के मैनेजमेंट की बात करें तो बड़े बड़े डैम का जिक्र जरूर आता है, लेकिन इन पर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है। इनके फायदे भी हैं और नुकसान भी। एक तरफ तो ये सिंचाई के लिए दूर दराज के इलाकों तक पानी पहुंचाते हैं, बिजली बनाते हैं,
ये तो हो गए फायदे। लेकिन दूसरी तरफ इनके बनने से हजारों लाखों किसान और आदिवासी बेघर हो जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं। बड़े डैम बनने से बहुत पहले भारत में पानी बचाने की, वाटर हार्वेस्टिंग की एक बहुत ही पुरानी और शानदार परंपरा रही है। ये जो पुराने तरीके थे वो बारिश के पानी को इकट्ठा करने और जमीन के अंदर के पानी के लेवल को ऊपर लाने में बहुत ही कामयाब थे। और ये देखिए, भारत के अलग अलग कोनों में पानी बचाने के ये कुछ पारंपरिक तरीके हैं। राजस्थान में खादिन और नाड़ी, महाराष्ट्र में बंदारस और ताल, बिहार में आहार और पाइन, कितनी वैरायटी है। हिमाचल में कुल, तमिलनाडु में एरीज, केरल में सुरंगम। ये दिखाता है कि कैसे हर जगह के लोगों ने अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितने अनोखे और स्मार्ट तरीके निकाले थे। चलिए, अब आते हैं कोयला और पेट्रोलियम पर। ये वो एनर्जी सोर्स हैं जिनसे हमारी गाड़ियाँ, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे घर सब चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनकी असली कीमत क्या है? कोयला और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। सोचिए, ये धरती के अंदर लाखों साल की सेविंग्स हैं और हम लोग इसे बस कुछ 100 सालों में ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब अगर एक बार ये खत्म हो गए तो बस हो गए, फिर वापस नहीं आने वाले। पर अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर इसे बचा सकते हैं। बस अपनी रोज की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना या पैदल चलना। जरूरत ना हो तो लाइट पंखे बंद रखना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, या फिर सर्दियों में हीटर चलाने के बजाय एक एक्स्ट्रा स्वेटर पहन लेना। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकती। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल मंत्र से जोड़ते हैं। ये मंत्र है 3R का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषित विकास, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि हम आज अपनी ज़रूरतें ऐसे पूरी करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाना। और ये बैलेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है 3R को फॉलो करना। पहला R है रिड्यूस, यानी अपनी ज़रूरतें कम करो। जैसे जब कमरे में ना हो तो लाइट बंद कर दें, टपकते नल को ठीक कराएं, खाना बर्बाद ना करें। दूसरा R है रीयूज, मतलब चीज़ों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करें, जैसे प्लास्टिक के डिब्बों को सामान रखने के लिए इस्तेमाल करना। और तीसरा R है रीसाइकिल, मतलब पुरानी चीज़ों से कुछ नया बनाना, जैसे कागज़, प्लास्टिक, कांच को अलग अलग करके रीसाइक्लिंग के लिए देना। तो बात बस इतनी सी है कि हमारे इस प्लैनेट का भविष्य हमारे आज के फैसलों पर टिका है। ये सिर्फ एक किताब का चैप्टर नहीं है, ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है, एक मौका है। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर क्या चुनते हैं?